हाय दोस्तों, मैं सतीश सूर्य कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर के पिछले वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे। आज हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के अगले वीडियो की, जिसमें हम देखेंगे जो अयस्क होता है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है और उनसे धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अयस्क से लेकर धातु के शोधन तक की चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अयस्क किसे कहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से हो जाए या सुगमता से हो जाए उसे हम अयस्क कहते हैं। सांद्रण किसे कहते हैं, तो सांद्रण के विषय में मैंने बताया था अयस्क में जो कंकड़ पत्थर मिट्टी की अशुद्धि होती है उसको दूर कर दें अगर हम अयस्क से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांद्रण। एक बात यहीं पर जान लीजिएगा, कंकड़ पत्थर मिट्टी की जो अशुद्धि होती है उसको हम अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अधात्री, गैंग या फिर क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीन नाम होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे अयस्क में मिली हुई कंकड़ पत्थर मिट्टी की अशुद्धि को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और या तो फिर कह सकते हैं अयस्क से अधात्री या कह सकते हैं गैंग या मैट्रिक्स, तीनों में से किसी एक को कह सकते हैं हम। दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अयस्क का सांद्रण कहलाती है। मतलब अयस्क में मिले हुए गैंग को अलग करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो अब हमने देखा कि अयस्क का क्या हो गया, सांद्रण। सांद्रण के बाद जो अयस्क होता है वो धातुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना, जो अयस्क होता है। और उनसे धातुओं को किस प्रकार निकाला जाता है उसके लिए हम इसको तीन भाग में बांट रहे हैं। कौन कौन सा भाग है, तो देखिए पहला तो आ गया उच्च क्रियाशील धातुएं, मतलब ऐसा अयस्क जिसमें कैसी धातुएं होंगी, उच्च क्रियाशील, बहुत अधिक क्रियाशील होंगी। फिर दूसरी हमने कैटेगरी क्या बांटी है, मध्यम क्रियाशील, मतलब इसमें ऐसी धातुएं होंगी जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा नहीं होगी और नहीं बहुत कम होगी, बीच की होगी। और अंतिम है हमारा क्या, निम्न क्रियाशील धातुएं। इसका मतलब कि वो धातुएं कैसी होंगी, उनके अयस्क कैसे होंगे, बहुत कम क्रियाशील होंगे। तो ये तीन कैटेगरियां हैं जिसके द्वारा हम धातु निष्कर्षण को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले किसको, उच्च क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की बात की जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं, तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आती हैं। इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो देखिए दिया गया यहाँ पर विधि में क्या, धातु लवण का वैद्युत अपघटन। अब धातु लवण का वैद्युत अपघटन क्या होता है, तो इसे समझिएगा। तो वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग करते हैं। अब वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड आपका धन वाला होता है जिसे हम एनोड कहते हैं, ठीक है ना, एनोड होता है। और इस पर चार्ज कैसा होता है आपका, प्लस, मतलब इसमें प्लस भेजेंगे। और दूसरा आपका इलेक्ट्रोड होता है माइनस वाला, इसे हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, तो ये होता है आपका माइनस वाला, ठीक है। अब इसमें उस धातु के लवण का विलयन भरते हैं, जिस धातु का क्या करना होता है, हमें निष्कर्षण करना होता है। अब मान लीजिए इसमें से किसी भी धातु का लवण का विलयन हमने इसमें ले लिया, किसको ले लिया जाए, तो सबसे बढ़िया हमारा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, उसको हमने इसमें ले लिया है। जब ले लेते हैं और किसका प्रवाह करते हैं, विद्युत का, ठीक है ना, विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो विद्युत के प्रवाह के कारण सोडियम क्लोराइड जो है आपका NaCl, ये दो भागों में टूट जाता है। किस किस रूप में टूटता है भाई, Na+ और Cl- के रूप में, ठीक है। ये प्लस वाला जो भाग है आपका, ये जाता है उस ध्रुव पर जहां पर इसके विपरीत आवेश हो। तो भैया प्लस है तो माइनस के पास न जाएगा, अर्थात ये किस पर मुक्त होगा, कैथोड पर, ठीक है। और ये माइनस वाला है, ये किस पर जाएगा आपका, प्लस वाले पर, तो ये किस पर मुक्त हुआ, एनोड पर।
यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं एनोड पर कौन सी क्रिया होती है और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है। तो एनोड पर क्रिया कौन सी होगी भाई? एनोड पर तो Cl माइनस है। Cl माइनस ने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है, Cl ने, तभी इसके ऊपर माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है और ये बदल जाता है क्लोरीन गैस में। क्लोरीन गैस में बदलता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देकर। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन? एक क्लोरीन एक माइनस, तो 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ हमने 2 क्लोरीन ली है तो इसको हम 2 कर देते हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, वही दोनों इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? त्याग दिए। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण यह अभिक्रिया कैसी आपकी? ऑक्सीकरण। इसका ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी। अब दूसरा जो हमारा है वो कैथोड है। कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होगी भाई? तो कैथोड पर कौन एकत्रित हो रहा था? सोडियम। तो Na पर 1 प्लस है। प्लस का मतलब इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया था, तो दिया था तो इसको वापस इसका इलेक्ट्रॉन लौटा देते हैं। दिया किसको था? इसने क्लोरीन को। तो अब जब इसे इसका इलेक्ट्रॉन लौटाएंगे तो इस पर का प्लस छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते ही इसका धनावेश समाप्त हो जाएगा। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो ये आपका हो गया अपचयन और ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीकरण। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिएगा ये जो क्लोरीन है ये कहां पर मुक्त होगी? एनोड पर। तो इसीलिए इस पात्र के ऊपर अगर ऐसी संरचना रहे तो यहां से क्लोरीन निकलती है, ठीक है ना? कहां से क्लोरीन निकलती है भाई? यहां से निकलकर बाहर की ओर जाती है और ये हो जाता है Cl2, ठीक है? तो ये क्लोरीन का उत्पादन हो गया। जो सोडियम थी वो इस पर एकत्रित हो जाती है, तो इस प्रकार सोडियम धातु का भी निष्कर्षण हो जाता है। अब इस विधि द्वारा जो सोडियम प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो ये सोडियम प्राप्त हो रहा है इसकी शुद्धता जो होती है वो 99.96 से 99.99% तक होती है। मतलब इसे और शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। इस विधि से जो हमें शुद्धता प्राप्त होती है सोडियम की वो कितनी होती है आपकी? 99.96 से 99.99% तक। तो ये हमने किसका अध्ययन किया? उच्च सक्रिय या क्रियाशील धातुओं का, ठीक है ना? और जब उनके धातु लवण का हमने वैद्युत अपघटन कराया तो हमें वो धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो गई। तो ये हो गई उच्च क्रियाशील धातुओं की बात। अब किसकी बात की जाएगी? मध्यम क्रियाशील धातुओं की। तो मध्यम क्रियाशील धातुओं में कौन आती है आपकी? जिंक आती है, लेड आता है, आयरन आता है और निकिल आती है। अब इन धातुओं के जो यौगिक होते हैं, अयस्क होते हैं, उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। किस किस भाग में बांटा गया भाई? पहला तो एक कार्बोनेट अयस्क है और दूसरा आपका क्या है? सल्फाइड अयस्क है। मतलब इसको भी कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। एक हो गया कार्बोनेट, एक हो गया सल्फाइड। तो हम पहले कार्बोनेट अयस्क को पढ़ते हैं, ठीक है? तो कार्बोनेट अयस्क में हम ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट को, ZnCO3 को, ठीक है ना? जिंक कार्बोनेट, इसी का अयस्क ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसका निस्तापन कराना है। और निस्तापन कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु नहीं चाहिए, जब गर्म करते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ऑक्साइड में। तो इसका हमने करा दिया निस्तापन। निस्तापन का मतलब होता है गर्म करना, ठीक है ना? जब गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है आपका ZnO में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है? तो कार्बोनेट अयस्क किस में बदल गया? ऑक्साइड अयस्क में, ठीक है ना? देखिए कार्बोनेट अयस्क का हमने कराया निस्तापन। निस्तापन कराने के बाद क्या मिला? धातु ऑक्साइड। यहां भी देखिए ये है आपका कार्बोनेट अयस्क। जब हमने इसका निस्तापन कराया तो ये बदल किस में गया? जिंक ऑक्साइड में। तो ये धातु ऑक्साइड हुआ कि नहीं? अब इस बात को यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है ना, कार्बोनेट अयस्क की। अब आ जाते हैं किसमें? सल्फाइड अयस्क में।
सल्फाइड अयस्क में हम किसी का ले लेते हैं, इसी में से ZnS को ले लेते हैं, ठीक है ना, किसको, ZnS, जिंक सल्फाइड को ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका कराना क्या है हमको, भर्जन, ठीक है। भर्जन किसे कहते हैं भाई, कल मैंने आपको बताया था, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जब हम अयस्क को उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब यहाँ पर वायु की उपस्थिति कर लेते हैं भाई, ZnS, ये तो सल्फाइड अयस्क था, इसके साथ हम ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं, वायु की उपस्थिति हो गई। और कह रहा था गर्म करने के लिए, तो गर्म कर लेते हैं भाई। जब गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है ZnO प्लस SO2 गैस में, ठीक है। मतलब जो इसमें की सल्फर रहती है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर कर सल्फर डाइऑक्साइड, और जो जिंक रहती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, ऑक्साइड अयस्क में। तो आपने क्या देखा, जब हमने सल्फाइड अयस्क का भर्जन कराया, देखिए सल्फाइड अयस्क और भर्जन कराया, तो किस में बदल गया भाई, ऑक्साइड अयस्क में, देखिए बदला है कि नहीं। तो हमको ये पता चला कि कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन कराते हैं और सल्फाइड अयस्क का क्या कराते हैं, भर्जन कराते हैं, और दोनों किस में परिवर्तित होते हैं, ऑक्साइड अयस्क में। अब इन धातु ऑक्साइड का हमें क्या कराना है, अपचयन। अपचयन का किसके साथ, एल्यूमिनियम या कार्बन के साथ, तो हम कार्बन के साथ करा लेते हैं। आप देखिएगा ZnO, ठीक है ना, कह रहा है ना, धातु ऑक्साइड का क्या कराना है, अपचयन। तो ये हो गया धातु ऑक्साइड, इसके साथ हम कार्बन को ले लेते हैं भाई। जब कार्बन को लेते हैं तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन में जुड़ जाती है, जिंक अलग हो जाता है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। आपने क्या समझा, जो कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन कराए धातु ऑक्साइड मिला, चाहे सल्फाइड अयस्क का भर्जन कराए तो क्या मिला, धातु ऑक्साइड मिला। जब हम इसका अपचयन कराते हैं तो वो किस में बदल जाता है, धातु में। लेकिन जो वो धातु प्राप्त होती है वो कैसी होती है, अशुद्ध होती है, ठीक है। तो अशुद्ध धातु, यहां तक बात समझ में आ गई हो तो मैं इसे समझाऊं। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धातु परिष्करण कहते हैं। ये हम एक साथ इस वाले में भी देख लेंगे। देखिए यहाँ भी अशुद्ध धातु है तो इसके परिष्करण में हम इसको भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उच्च क्रियाशील धातुओं का हम क्या करते हैं, धातु लवण लेते हैं, उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका वैद्युत अपघटन होता है, उसमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, उसमें परिष्करण की आवश्यकता नहीं होती। मध्यम क्रियाशील धातुओं में हमने क्या देखा, ये जो अयस्क होते हैं आपके दो भाग के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है कार्बोनेट अयस्क, एक होता है सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क का हम कराते हैं निस्तापन, जो बदल जाता है धातु ऑक्साइड में। सल्फाइड अयस्क का हम कराते हैं भर्जन, और भर्जन कराने के बाद अयस्क किस में बदल जाता है, धातु ऑक्साइड में। दोनों तरफ से धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त हुए। जब धातु ऑक्साइड का अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अशुद्ध धातु। उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपका मन करे तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अयस्क के तीसरे प्रकार को, जिसमें कौन सी धातुओं के अयस्क आते हैं, निम्न क्रियाशील धातुओं के अयस्क आते हैं। और निम्न क्रियाशील में हम कॉपर, पारा, चांदी और सोने की बात करेंगे। तो हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, उससे बाद में देखते हैं। पहले देखिएगा कॉपर या इनके ये जो भी धातु हैं, इनके जब हम अयस्क लेंगे तो उनका हमें क्या कराना होगा, भर्जन। और भर्जन कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होगी, अशुद्ध धातु। तो चलिए ट्राई करते हैं क्या ऐसा होता है। तो देखिएगा निम्न क्रियाशील धातुओं में मैं लेता हूं Cu2s, ये आपका कॉपर ग्लांस है, और हमें इसका क्या कराना है भाई, भर्जन कराना है। याद रखिएगा भर्जन का मतलब क्या होता है, जब हम वायु की उपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक के नीचे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। डेल्टा का मतलब गर्म करना होता है। तो जब क्रिया कराते हैं इसके साथ तो आपका हो जाता है Cu2O प्लस SO2 गैस।
SO2 का नाम आपको पता होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये आपका क्या बन गया, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसे हम कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं। यही कॉपर ऑक्साइड इसकी, देखिए जब हमने इसकी मात्रा ली किसकी, कॉपर ग्लांस की, तो ये काफी ज्यादा थी, लेकिन ऑक्सीजन के कारण इसकी कुछ मात्रा किसमें बदल गई, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो इसकी जो मात्रा शेष बची है किसकी, Cu2S की, तो ये शेष बची हुई मात्रा इसी क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करती है, ठीक है ना। क्यूप्रस ऑक्साइड से जब क्रिया करती है तो ये कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसे संतुलित कर लेते हैं यहाँ पर दो कर देखिएगा। क्यूप्रस सल्फाइड की मात्रा क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया की तो धातु में परिवर्तित हो गई और क्या बन गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। संतुलित करने के लिए यहाँ 6 कर दिया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हम फिर से इस पर चले आते हैं। हमने क्या किया, निम्न क्रियाशील धातु ली और उसका क्या कराया, भर्जन, उसके अयस्क का भर्जन। देखिए ये हो गया उसमें से किसी एक धातु का सल्फाइड अयस्क, वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन, और जब भर्जन कराया तो आपको धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और उसी के बचे हुए सल्फाइड से जब उसकी क्रिया करा दी गई तो धातु हमें प्राप्त हो गई। ये किस क्रिया द्वारा प्राप्त हुई, भर्जन। और ये धातु कैसी प्राप्त हुई है, तो अशुद्ध प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, भर्जन से कौन सी धातु प्राप्त होगी, अशुद्ध। तो यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये जो कॉपर होता है, इसमें से जब सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है तो इस पर फफोले पड़ जाते हैं। फफोले जानते हैं ना, फूले फूले गुब्बारे जैसे। तो इसीलिए इस कॉपर को हम क्या कहते हैं, फफोलेदार कॉपर। ये जानते रहिएगा, फफोलेदार कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं इंग्लिश में इसको, ब्लिस्टर कॉपर। और ये पेपर में पूछा जाता है कि ये कितने % शुद्ध होता है या कितने % अशुद्ध होता है। तो जान लीजिएगा, ये इसमें आपका 98% Cu होती है और शेष 2% अशुद्धि होती है, ठीक है ना। ये आपकी किसके लिए उपयोगी है, पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है ना। और अन्य एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता होगा, लेकिन आप जानते रहिएगा कि जो कॉपर प्राप्त होता है भर्जन से, उसमें कितने % कॉपर होती है, 98, और 2% क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं। चलिए अब देखते हैं धातु, ये जो अशुद्ध धातुएं प्राप्त हुई हैं इनका परिष्करण। परिष्करण का मतलब होता है शोधन, ठीक है ना। और शोधन करने की मतलब जो अशुद्ध धातुएं हमें प्राप्त हुई हैं उनका शोधन करने की सबसे अच्छी जो विधि है वो आपकी क्या है, वैद्युत अपघटन है, ठीक है ना। और वैद्युत अपघटन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वैद्युत अपघटन ये हम क्या करते हैं, एक वैद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटनी सेल में होता क्या है, जिस भी अशुद्ध धातु का हमें शोधन करना होता है उसका हम बनाते हैं एनोड। क्या बनाते हैं, एनोड। और एनोड पर चार्ज कैसा होता है, प्लस। जब हम धारा भेजेंगे तो इसमें धन धारा को भेजेंगे। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं वो आपका होता है क्या, शुद्ध धातु का। मतलब जिस धातु का हम निष्कर्षण कर रहे हैं उसी का इलेक्ट्रोड रहेगा, लेकिन वो धातु कैसी रहेगी, अशुद्ध। अशुद्ध धातु का एनोड बना, और ये जो है शुद्ध धातु का क्या बन गया, कैथोड। शुद्ध धातु, और इसको हमने क्या बनाया, कैथोड। और कैथोड पर चार्ज कैसा, माइनस। इसमें जो विलयन प्रयोग में लाया जाता है वो विलयन किस चीज का होता है, तो अब ये भी जान लीजिएगा। इसमें उसी धातु के लवण का विलयन भरा जाता है, ठीक है ना। धातु लवण का विलयन। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर जो ये अशुद्ध धातु जो हमें मिली थी उसके एनोड से धातु आयन निकलना शुरू होते हैं। मान लीजिए हमने कॉपर धातु का निष्कर्षण करने के लिए ये फिगर बनाया हो, तो इसमें से कौन सी धातु निकलेगी, कॉपर, ठीक है।
और इसमें हमने विलयन कौन सा प्रयोग किया होगा तब धातु लवण में अगर लें तो CuSO4 का, ठीक है ना। तो जब ये Cu आयन के रूप में इसमें विलयन में आते हैं तो विलयन में जो पहले से कॉपर घुला हुआ है वो इस विलयन में से निकल कर कैथोड के ऊपर एकत्रित हो जाता है। फिर से समझिएगा, मैंने क्या कहा कि एनोड में जो कॉपर, भाई अशुद्ध धातु है, धातु तो है ना इसमें, गंदगी के बाद भी धातु है, तो वो धातु आयन के रूप में निकलकर विलयन में चले जाते हैं। और जो विलयन में पहले से धातु रहता है, ये है ना कॉपर, आपका मैंने बताया ना CuSO4 का विलयन लिया गया है। तो जब Cu इसमें पहले से उपस्थित है तो जब ये Cu आता है तो विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। बस ये धातु आयन तैरते हुए कहाँ चले जाते हैं, कैथोड के ऊपर, और एकत्रित हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एनोड से, ये जो एनोड है इससे पूरे धातु आयन इस कैथोड पर न चले जाएं, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान जो अशुद्धियां एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, जो अशुद्धियां इसमें से निकलकर नीचे बैठ जाती हैं एनोड के नीचे, इसे हम एनोड मड कहते हैं या एनोड पंक कहते हैं। एनोड पंक या मड, ठीक है ना, आप जानते रहिएगा। तो आपने क्या जाना, अशुद्ध धातु का हम एनोड लेंगे, उसी शुद्ध धातु का कैथोड लेंगे, और विलयन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, धातु लवण का। और फिर विलयन में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से धातु आयन निकलकर कहाँ पर चले जाएंगे भाई, कैथोड के ऊपर। और ये प्रक्रिया जब तक होगी तब तक हम इसमें धारा का प्रवाह करते रहेंगे। इस विधि से जब ये जो कैथोड पर एकत्रित धातु है इसकी शुद्धता की जांच की जाती है तो इसकी शुद्धता होती है 99.96 से 99.99%, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। तो इस प्रकार हम धातु अयस्क से धातु जो हमें प्राप्त होती है उसका शोधन करके एक शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा।